हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीए इंटरमीडिएट का लॉ स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं भी अब मैं अगर आपको बताऊं तो मैं भी एक सीए इंटरमीडिएट की स्टूडेंट हूं। मैं आप लोगों के साथ ही नवंबर 20 मेरा अटेम्प्ट है सीए इंटरमीडिएट का। मैं भी अपना अटेम्प्ट दूंगी। और मैंने एक बार का लॉ भी अभी तक नहीं पढ़ा है और मैं आप लोगों के साथ ही पढ़ूंगी। और मुझे लॉ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, उस वजह से मुझे सारा उसका समझ आता है। एक बार मैंने लेक्चर्स लिए थे, सर का नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ किसके लिए बाकी मैंने लेक्चर्स लिए तो मैंने मार्क कर रखा है बुक में विच वर पॉइंट इज इम्पोर्टेंट, तो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ से। तो फर्स्ट चैप्टर तो सारी डेफिनेशंस की, तो हम वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी। हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पेज जो है मैं आपको बता देती हूँ, इसमें चार्ट्स हैं। ये चार्ट दे रखा है, तो हम चैप्टर जब एंड होगा उसके बाद हम देखेंगे कि ये चार्ट हमने कितने कितने पॉइंट्स कवर कर लिए। और मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी इससे, तब आपको समझ आएगा कि हमने कितना इन डेप्थ पढ़ लिया है और हमें कितना आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पेज से। सो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। मतलब ये बताना चाहते हैं कि कंपनीज कैसे इनकॉर्पोरेट होती हैं। अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन फॉर लॉफुल पर्पस। सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग इधर उधर किसी के नोट से पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमारा आईसीआई जो है इंस्टीट्यूट, वो सिर्फ आईसीआई मॉड्यूल में जितना उन्होंने टॉपिक्स कवर कर रखा है, मतलब अगर आप आईसीआई मॉड्यूल से एक एक लाइन अगर आपको पता है कि उसमें क्या लिखी हुई है, जो मैं इंश्योर करूंगी कि मैं आपको एक लाइन भी नहीं छोड़ू, विच एवर इज इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं। और मैं आपको इतना तक इंश्योर कर सकती हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद मेरे पास कुछ नोट्स हैं, वो मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो मैं पूरा 100% अपना दूंगी और मैं इतना पढ़ाऊंगी कि आप 100% उसको ले पाओगे। उसको याद कर लेना मेरे साथ साथ ही, यानी कि आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़े। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो उसमें कंपनी की डेफिनेशन बताई गई है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन फॉर लॉफुल पर्पस। तो इसमें आप मार्क करो 3 चीजें कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेकंड परपेचुअल सक्सेशन है उसका, और फॉर लॉफुल पर्पस वो बनाई जाती है। मतलब कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी अलग है और उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं, भले वो डायरेक्टर्स हो, उनके एम्प्लॉयज हो, कोई भी हो, वो अलग अलग है। तो फर्स्ट क्या है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। कंपनी अलग मानी जाएगी, उसके सारे एम्प्लॉयज डायरेक्टर्स अलग माने जाएंगे। सेकेंड, वो परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी की कभी डेथ नहीं होती, क्योंकि वो एक पर्सन नहीं है कि मर जाएगी। उसके सारे डायरेक्टर्स भी अगर मर जाएंगे तब भी कंपनी नहीं मरेगी। मतलब कंपनी विल कंटिन्यू फॉर एवर, भले ही कोई रहे या नहीं रहे, कंपनी हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब कोई ना कोई, अगर किसी के एग्जिस्टेंस से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे ज्यादा आपको जानने की इसकी जरूरत नहीं है, बस आपको इसका कंसेप्ट बताना चाहिए। ठीक, फॉर लॉफुल पर्पस मतलब कंपनी का जो मेन पर्पस रहता है वो लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जानी चाहिए। अंदर वो क्या काम कर रहा है हमें नहीं पता चलता, लेकिन अगर उन्होंने कोई इलीगल काम शुरू करा तो कंपनी को डिस्क्लोज किया जाता है। वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो फाइनल में आएगा हमें। तो हमें बस इतना याद रखना है कि कंपनी जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होता है कंपनी का, और वो लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जाती है। तो 3 चीजें आप मेरे साथ बोली अभी, यानी कि आपको अभी के अभी लर्न हो जाए कि अगर आपसे कंपनी की कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विथ परपेचुअल सक्सेशन फॉर लॉफुल पर्पस। Development of this concept is equally significant in economic terms as invention of steam engine is for the industrial revolution। ठीक है, कुछ नहीं बोल रहा है कि इकोनॉमिक टर्म्स के लिए हमारा इस कंपनी का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। पर्सन हु इनिशिएट प्रमोशन ऑफ अ कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। तो यहाँ पे प्रमोटर्स की डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया गया है कि प्रमोटर्स क्या होते हैं। सो प्रमोटर्स को अगर जनरल डेफिनेशन में हम डिफाइन करें तो प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो इनिशिएट करते हैं प्रमोशन। मतलब हमें नाम से ही पता चल रहा है कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के प्रमोशन मतलब उसकी स्टार्टिंग जो स्टार्ट करते हैं, जो कंपनी को प्रमोशन को इनिशिएट करते हैं, वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। ऑल पर्सन हु टेक स्टेप्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी।
Example, those associated with the preparation of prospectus or in drawing up the memorandum of association of the company and assisting in its registration are regarded as promoters. मतलब इन्होंने नॉर्मल बोल रखा है कि जो भी प्रोस्पेक्टस बनाए कंपनी का, जो मेमोरेंडम बनाए और जो उसका रजिस्ट्रेशन करे वो प्रमोटर्स होगा। ये सब हम जो पढ़ रहे हैं ये जनरल डेफिनेशन है, हम लॉ के हिसाब से भी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे। सो प्रमोटर्स कौन हो गए? एक तो हमने पढ़ा कि जो इनिशिएट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ही मार्क कर लीजिए, इनिशिएट यहाँ पर भी आप कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये पॉइंट्स है, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करवाऊंगी। सो जो इनिशिएट करते हैं प्रमोशन ऑफ कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स, द पर्सन्स हु टेक स्टेप्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, उनको। तो सेकंड क्या हो गया? जो रजिस्ट्रेशन के लिए स्टेप्स ले, सेकंड। थर्ड जो मेमोरेंडम, जो प्रोस्पेक्टस बनाए, और फोर्थ जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाए कंपनी का। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? जो इनिशिएट करते हैं प्रमोशन। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं कंपनी का। थर्ड जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, और फोर्थ जो प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी। कंपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन और लॉफुल पर्पस। और सेकंड प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो इनिशिएट करते हैं प्रमोशन ऑफ द कंपनी को। सेकंड जो प्रोस्पेक्टस बनाते हैं कंपनी का। थर्ड जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं कंपनी का। और फोर्थ जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो। अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं रटवा रही हूँ, पर गाइस आप सीरियसली समझो कि आपको लॉ को करना क्या है। आपको लॉ को समझ के रटना ही पड़ेगा। आप इसको भले ही रटने का नाम दो या समझने का, एक तरह से लर्न तो आपको करना ही पड़ेगा। तो अभी आप मेरे साथ कर लीजिए, आप भी मेरी तरह पेंसिल लीजिए, अपनी बुक में मार्क कीजिए, यानी कि जब आप सेकंड टाइम इसे रिवाइज करेंगे तब आपको याद आएगा कि हाँ आपने इससे पॉइंट्स बनाए थे। तो पेंसिल लेना हाथ में और मेरे साथ बुक लेके बैठिए और मार्क करिए। द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन। अब मैंने क्या बोला था कि वो जनरल डेफिनेशन थी, अब हम मेन डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो अगर आप वो याद रखना चाहते हैं नॉर्मल टर्म्स में तो रखिए, और नहीं रखना चाहते तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर अब जब हम प्रमोटर के डेफिनेशन पढ़ना जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे मार्क कर लीजिए। और इसका सेक्शन है सेक्शन 269। ये फर्स्ट चैप्टर की डेफिनेशन में आया है जो हमने पढ़ा। मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ये फर्स्ट चैप्टर में इसकी डेफिनेशन है। आप देखिए अपनी बुक में, मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये प्रमोटर के यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में जो डेफिनेशन है, फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे जो डेफिनेशन है वही सेम डेफिनेशन हम अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। प्रमोटर 269 में डिफाइन किया गया है वर्ड, मतलब ऐसा कोई इंसान जो प्रोस्पेक्टस में जिसका नाम हो, जो कंपनी ने आइडेंटिफाई करा हो अपने एनुअल रिटर्न में। एनुअल रिटर्न का सेक्शन 92 वो हम बाद में देखेंगे। पर बाकी फर्स्ट क्या हो गया? जिसको कंपनी ने नाम दिया हो, जिसका नाम हो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। सो आपको लग रहा होगा प्रोस्पेक्टस तो मैंने पहले भी पढ़ रखा है। हाँ जी, तो इस ऊपर वाले डेफिनेशन में जो प्रोस्पेक्टस बनाता है, तो जो प्रोस्पेक्टस बनाता है उसका नाम भी प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी वही है कि जिसका नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में है, जिसको कंपनी ने आइडेंटिफाई करा है अपने एनुअल रिटर्न में। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जिसका कंपनी की मतलब अफेयर्स जो भी कंपनी कर रही है उसके ऊपर उसका कंट्रोल है, भले वो डायरेक्ट कंट्रोल हो कि इनडायरेक्ट। तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कंट्रोल का। फर्स्ट हो गया प्रोस्पेक्टस एंड एनुअल रिटर्न। थर्ड, जिसकी एडवाइस, डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो कंपनी से जुड़े हैं, आर अकस्टम्ड टू एक्ट, मतलब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किसने कंपनी से जोड़ा है, तो वो कौन है? प्रमोटर्स। सो जिनकी एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस की वजह से कंपनी से जोड़े गए हैं, कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये हमने एक नॉर्मल थिंग पढ़ी। हम इस तीनों पॉइंट को कंक्लूजन देते हैं। प्रमोटर्स मतलब ऐसे इंसान जो 269 में डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो, जिसको कंपनी ने आइडेंटिफाई करा अपने एनुअल रिटर्न में। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसको आप चाहे तो 2 पॉइंट में तोड़ दीजिए कि फर्स्ट हमने जिसको आइडेंटिफाई करा एनुअल रिटर्न में, सेकंड जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो, थर्ड पॉइंट अगर हम ऐसे देखें तो जिसका कंपनी पर कंट्रोल हो, कंपनी के अफेयर्स पर जिसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट पर कंट्रोल होना चाहिए। थर्ड, जिसके एडवाइसेस, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस की वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कंपनी पर अकस्टम्ड हुए हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा।
अब हम पढ़ रहे हैं कि जो पर्सन एक्टिंग मियरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, जैसे कि सॉलिसिटर, बैंकर, अकाउंटेंट, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये बैंकर, अकाउंटेंट आप बोलेंगे कि हो सकता है किसी किसी का नाम प्रोस्पेक्टस में होता है, बैंकर्स का भी, किसी किसी का कंट्रोल भी होता है, कभी कभी आप लोन देते हो तो बैंकर्स कंट्रोल भी रखते हैं कंपनी पर। और थर्ड हम देखें तो उनकी एडवाइसेस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस की वजह से हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अकस्टम्ड हो गए हो, पर क्या हम इनको बोल सकते हैं प्रमोटर्स? बिल्कुल नहीं। तो जो पर्सन अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जैसे बैंकर वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, जैसे कि सॉलिसिटर, अकाउंटेंट, तो इन सब का प्रमोटर नहीं बोला जा सकता। जिनका प्रोफेशनल काम, जो अपने प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं वो नहीं कहलाएंगे। यह पॉइंट इम्पोर्टेंट, इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है, स्टार कर लीजिए इसको। तो ये हमने अभी तक बस इंट्रो पढ़ा, अभी तक तो कुछ स्टार्ट ही नहीं करा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 बोलता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ी नहीं है, कंपनी की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ ली है, राइट। तो कंपनी होती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी की बात करें और पब्लिक कंपनी की बात करें तो दोनों में 3 डिविजन्स होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड और अनलिमिटेड होते हैं। और पब्लिक में भी सेम होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। पर एक बात आपने नोटिस करी होगी कि ये इन दोनों के जो सब डिविजन है उसमें विदाउट कैपिटल और विद कैपिटल है, लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स जो है उन दोनों में ही ना तो विद कैपिटल है और ना विदाउट कैपिटल है। मतलब ये लिमिटेड बाय शेयर्स वाली जो कंपनी थी वो बस एक ही टाइप की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स। और बाकी जो लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड होती है इसमें 2 होती है, एक विद कैपिटल और एक विदाउट कैपिटल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। So, as you can observe in above chart, companies could be with limited liability by shares or guarantee और with unlimited liability। तो हाँ, हमने ही देखा कि कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है और अनलिमिटेड लाइबिलिटी की भी हो सकती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज की बात करते हुए के लोग कह रहे हैं कि फॉर गवर्नमेंट कंपनीज सफिक्स प्राइवेट लिमिटेड नॉट रिक्वायर्ड। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, मतलब प्राइवेट कंपनीज को प्राइवेट लिमिटेड यूज करना पड़ता है और पब्लिक कंपनीज को लिमिटेड। तो इन दोनों के लिए ही वो ये दोनों ही सिचुएशंस गवर्नमेंट कंपनी को अप्लाई नहीं होती 2015 से। ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखना कि गवर्नमेंट कंपनी को ना अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है प्राइवेट कंपनी की तरह, और ना ही लिमिटेड लगाना पड़ता है। और ये जो एक्सेप्शन है ये गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल होता है। और बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। बट एक और बात इसने कह रखी है कि दिस एक्सेप्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। मतलब ये जो उनको फायदा है कि गवर्नमेंट कंपनी को अपने नाम के आगे नहीं लगाना पड़ता है, ये उनसे छीना जा सकता है, उनसे लिया जा सकता है अगर गवर्नमेंट कंपनी ने अपना एनुअल रिटर्न फाइल करने में कुछ गड़बड़ी करी, या फिर इन फाइलिंग ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब उन्होंने अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में कुछ गड़बड़ी करी या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने में कुछ गड़बड़ी करी, तो उन दोनों ही सिचुएशंस में उससे ये राइट छीन लिया जाएगा और फिर उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Section 3 of Companies Act 2000 deals with the basic requirements respect to the constitutions of the company। तो ये बोल रहे हैं कि जो सेक्शन 3 है, जो हमने क्या पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि कंपनी को चाहिए रहती है उसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 3 फर्स्ट चीज ये जो बोलता है कि पब्लिक कंपनी में अगर आप बनाना चाह रहे हो पब्लिक कंपनी, तो एटलीस्ट उसमें 7 पर्सन रहे, जो वहां पे बोल रहा है कि उसमें एटलीस्ट 7 पर्सन होने चाहिए, फिर उससे ज्यादा होंगे तो चलेगा, बट 7 से कम नहीं चलेगा। सो फॉर्मेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करते हुए सेक्शन 3 बोलता है कि पब्लिक कंपनी को मिनिमम से मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए रहते हैं। प्राइवेट कंपनी में ये लिमिट रहती है एग्जैक्टली द सेम और 2 की। यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते होंगे 2 की लिमिट रहती है कि प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन या फिर उससे ज्यादा चाहिए रहते हैं। और अगर हम ओपीसी की बात करें, मतलब 1 पर्सन कंपनी की, तो उसमें सिर्फ एक ही मेंबर चाहिए रहता है, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। तो पब्लिक कंपनी के बारे में हमने क्या पढ़ा, मतलब अगर आपको सेक्शन 3 आ गया कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी लिखो, तो क्या वो सब लिखोगे जो दे रखा है स्टार्टिंग में, उसके डिविजन्स नहीं है। आप ये लिखोगे कि पब्लिक कंपनी को चाहिए रहते हैं 7 मेंबर्स, 7 पर्सन और उससे ज्यादा
भी चलेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी को चाहिए रहते हैं 2 और उससे ज्यादा भी चलेंगे। 1 पर्सन कंपनी को चाहिए रहता है सिर्फ 1 मेंबर। अब आता है कि However, that 1 person company need to specify। अब वो 1 person कंपनी की बात कर रहे हैं कि उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा नाम ऑफ 1 मोर पर्सन, जो कि उसकी डेथ के बाद उसका वो बनेगा, मेंबर बन जाएगा 1 पर्सन कंपनी का। उसको लॉ की भाषा में नॉमिनी कहा जाता है। नॉमिनी मतलब 1 पर्सन ही रहता है जैसे 1 पर्सन कंपनी में। तो अगर किसी सिचुएशन में उसकी डेथ हो गई तो उस कंपनी का मालिक कौन? कंपनी तो बंद नहीं हो सकती। सो ऐसा बोला जाता है कि उसको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने नॉमिनी का नाम लिखाना पड़ेगा, और उस नाम को चेंज भी करा जा सकता है। पर उस नाम को चेंज करने की जो प्रोसेस रहेगी उसको हम अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं कह सकते हैं। हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ी बोरिंग लग रही हो क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बट इसको आप पूरी देखिए, समझिए, क्योंकि स्टडीज आर नॉट लाइक फन। यू कैन टेक इट एज फन बट दे आर नॉट एक्चुअली अ फन फॉर यू। सो अगर बोरिंग लग रही है तो भी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी स्टडीज मोर इम्पोर्टेंट है। अब सारे सब्जेक्ट में फन कीजिए, बस लॉ की वीडियो में लॉ को सिंसियरली लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 3 का एक्सट्रैक्ट। मतलब आपने इतना कुछ पढ़ा तो अभी मॉड्यूल कहना चाहती है कि इसका मेन एक्सट्रैक्ट क्या है। सो एक्सट्रैक्ट ये है कि कंपनी जो है वो फॉर्म्ड होती है फॉर लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंपनी जो है वो लॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म्ड होती है और पब्लिक कंपनी को चाहिए रहता है 7 और मोर पर्सन। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इट इज 2 और मोर पर्सन। इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी इट इज ओनली 1 पर्सन, ठीक है। और आगे लिख रहे हैं कि बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स और हिज नेम टू अ मेमोरेंडम एंड फुलफिलिंग ऑल द कंप्लाइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, ये जो होते हैं लोग, 7 लोग, 2 लोग, ये कौन होते हैं? एक्चुअली ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनको अपना नाम सब्सक्राइब करवाना होता है मेमोरेंडम। ये होता है सब्सक्राइबर्स, मतलब ये फर्स्ट पर्सन, पहले 7 पर्सन जो कंपनी बनाने का लाइक प्रमोटर सोचते हैं वैसे, और ये इनको रखते हैं 7 पर्सन को। तो इनको अपना नाम क्या करवाना पड़ेगा? मेमोरेंडम में करवाना पड़ेगा। नीचे आप अगर देखेंगे तो आईएफसी पब्लिक और स्पेसिफाइड आईएफसी प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। सो ये जो कंपनीज रहती है हमेशा लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। इनका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इंटरनेशनल फाइनेंशियल, ये जनरल नॉलेज के लिए रखा है कि ये कंपनी हमेशा लिमिटेड बाय शेयर्स ही होती है। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कितने मेंबर्स हमें चाहिए रहते हैं। अब हम इसमें आगे पढ़ रहे हैं कि 1 पर्सन जो कंपनी रहती है उसको अपना नॉमिनी सिलेक्ट करना होता है और उसको उसके नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ती है, और वो रिटर्न कंसेंट जो रहती है वो विड्रॉ भी की जा सकती है। और उस रिटर्न कंसेंट को हम जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो जब हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स देते हैं रजिस्ट्रार को तो उसकी रिटर्न कंसेंट भी उसके साथ जाएगी। आपको ये नॉलेज पर्पस के लिए जरूरी है, लेकिन आपको जब 1 पर्सन कंपनी के बारे में पूछा जाए तभी आपको एग्जाम में लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि ये नॉमिनी एक्चुअली इसलिए होता है कि इन द इवेंट ऑफ अगर सब्सक्राइबर्स डेथ हो जाए, फिर वो इनकैपेसिटी हो जाए उसकी टू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये नॉमिनी जो है ये बन जाएगा 1 पर्सन कंपनी का मेंबर, लेकिन ये अपनी कंसेंट पहले दे, उसकी कंसेंट से ये मेंबर बनेगा। वो खुद भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है या फिर जिसने लाइक 1 पर्सन कंपनी का जो लाइक मेंबर है ना वो भी कर सकता है, तो दोनों कर सकते हैं। पर जब भी आप इसको चेंज करोगे इस नॉमिनी को, तब हमने क्या पढ़ रखा है कि वो जो अल्ट्रेशन होगा नाम में, वो अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम नहीं बोला जाएगा, वो अल्ट्रेशन है नॉर्मल वाला, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ये जो मतलब 1 पर्सन कंपनी का जो मेंबर रहता है उसकी ड्यूटी है कि वो इंटीमेट करे द कंपनी के जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन द नेम ऑफ द अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम इंडिकेटिंग इन द मेमोरेंडम और अदरवाइज। मतलब उसमें जो भी 1 पर्सन कंपनी के जो भी चेंजेस हैं वो उसको इंटीमेट करता रहे रजिस्ट्रार को, यानी कि वो टाइम टू टाइम चेंजेस फाइल कर सके। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। बाकी प्रोवाइडेड दैट any such change in the name of the person shall not be deemed to be the change in alteration of the memorandum। हम पहले ही पढ़ चुके कि उसका नाम अगर चेंज होगा तो वो मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन की तरह नहीं माना जाएगा।
तो हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा, आपको बस लिखना है कि पब्लिक कंपनी के लिए 7 और मोर पर्सन चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 और मोर पर्सन चाहिए, 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 पर्सन चाहिए। बाकी हमने जो भी पढ़ा कि 1 पर्सन कंपनी को अपना नॉमिनी का नाम बताना पड़ता है, उसकी रिटर्न कंसेंट को। अगर आपसे इतना कुछ पूछा जाए तो आप लिखिएगा, वरना आपके नॉलेज पर्पज के लिए ठीक है। अब हम सेकेंड पॉइंट उसमें फॉर्मेशन में लिख सकते हैं कि कंपनी होती है 3 तरह की। फर्स्ट होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड होती है कंपनी अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है। अब एक और चीज हमने देखी थी कि लिमिटेड बाय शेयर्स रहते हैं, उसमें 2 पार्ट्स नहीं रहते हैं। बाकी जो लिमिटेड बाय गारंटी रहता है और अनलिमिटेड कंपनी रहता है, उसमें 2 पार्ट्स रहते हैं, विद कैपिटल और विदाउट कैपिटल। अब हम ये पढ़ने चाह रहे हैं कि मेंटेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, सेक्शन 3A। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको आपको लर्न भी करना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ये इतना सा पार्ट। तो इसमें देखो क्या बोला गया, मैं एक बार इसको पूरा पढ़ूंगी और फिर आपको समझाऊंगी। If at any time the number of members of a company is reduced, in the case of a public company below 7, in the case of private company below 2, and the company carries on business for more than 6 months, while the number of members is so reduced, every person who is a member of the company during that time, that it also carries on business after those 6 months and is cognizant, aware of the fact that is carrying on business with less than 7 members or 2 members, as the case may be, shall be severally liable for the payment of the whole debts of the company contracted during that time after 6 months and may be severally sued therefore। इसका मतलब क्या, आपको क्या समझ आया? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मैं, अगर ये मेरी जैसे फर्स्ट वीडियो है, सो अगर आपको पसंद आई तो मैं ये लाइव भी लूंगी, यानी कि मैं हाथों हाथ आपके कमेंट्स के द्वारा पता कर सकूं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, हम इंटरेक्ट कर सके। ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं बिल्कुल उसको सॉल्व करूंगी। और थोड़ा टाइम लग सकता है, आप 1 दिन वेट कर लीजिएगा, 1 दिन में आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। वरना मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं नंबर आपको दे दूंगी मेरा। तो हाँ, हम इधर क्या पढ़ रहे थे कि जैसे हमने देखा था एक कंडीशन फॉर्मेशन में कि पब्लिक कंपनी में होने चाहिए 7 मेंबर्स, या फिर उससे ज्यादा तो चलेंगे, पर मिनिमम 7 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी में होने चाहिए 2। तो अभी इन दोनों कंपनीज की बात करते हैं, ओपीसी की बात अभी हम नहीं करते हैं। तो अगर बाय चांस ऐसा होता है कि कभी बीच में कंपनी के चलने के दौरान अगर कभी ये पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स है वो 7 से नीचे हो गए, या फिर प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 2 से नीचे हो गए, कभी ऐसा हो गया, तो आप सोचो कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होगा। और अगर ये केस हो रहा है मोर देन 6 मंथ्स, मतलब 6 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक यही सिलसिला जारी है कि 6, 7 और 2 से ज्यादा मेंबर्स नहीं है कंपनी में, और जो कंपनी के मेंबर्स है 7 या फिर 2 मेंबर्स, इनको पता है, ये कॉग्निजेंट इस फैक्ट से कि ये जो कंपनी है ये कम मेंबर्स में चल रही है, और फिर भी आप कुछ करो तो जो डेब्ट आ रही है कंपनी की, मतलब जो लाइबिलिटी है कंपनी की, उसके लिए जिम्मेदार आप कौन होंगे? पर्सनली उनको बोला जाएगा। यूं तो हम क्या बोलते हैं, कंपनी अलग, तो कंपनी होनी थी जिम्मेदार, लेकिन अब ये मेंबर्स बच्चे हैं, इन्होंने अब जो कंडीशन है उसको क्या करा है, डिसऑबे करा है, तो अब ये सेवरली लायबल रहेंगे, मतलब इंडिविजुअली। अब इनके ऊपर पूरा डेट्स जो है ये इंडिविजुअल लायबल रहेंगे, और अगर ये नहीं उसको पे करते हैं तो फिर जो भी प्रोसीडिंग्स अपन जैसे लोन लेते हैं तो वैसे ही कंपनी की जो भी डेट्स है उस हिसाब से ये लायबल होंगे। ठीक है। पर कौन सी डेट्स के लिए, इसमें क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स हो चुके हैं तो तब तक तो ठीक है कंपनी लायबल रहेगी, लेकिन जैसे ही 6 मंथ्स के बाद 1 दिन भी हुआ, उसके बाद कौन लायबल होगा, ये इंडिविजुअल पार्टनर्स, ना कि कंपनी। तो ये कौन बोलता है, सेक्शन 3A क्यों, फॉर्मेशन वाला सेक्शन क्यों लिया इसमें, क्योंकि ये फॉर्मेशन से रिलेटेड है, मेंबर्स से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या थी कि 7 और 2 से रिड्यूस हुए, सेकंड कंडीशन थी कि 6 मंथ्स से ज्यादा कंपनी चल रही है, थर्ड कंडीशन थी कि उन मेंबर्स पर्सन को पता है कि 3 मेंबर्स जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं, कंडीशंस डिसओबे हो रही है। ठीक है। ये थर्ड कंडीशन। अब फोर्थ में क्या होगा कि वो सेवरली लायबल हो जाएंगे। फिफ्थ कौन सी डेट्स के लिए होंगे, जो डेट्स उन्होंने आफ्टर दैट 6 मंथ्स करी है, जो कॉन्ट्रैक्ट करे उन्होंने, उसके लिए वो इंडिविजुअली लायबल हो जाएंगे। इतनी चीजें हैं। ठीक है। अब हम जाते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पे।
तो ये अब अगर आपको थोड़ा ब्रेक लेना है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और 5-10 मिनट इधर उधर करके आ जाइए, क्योंकि हम बिल्कुल सलंग पढ़ते हैं तो भी हमारा माइंड लाइक लगता नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आके थोड़ी देर बाद देखना इसको। मैं रोज टोटल हर वीडियो में 10 पेजेस की वीडियो बनाऊंगी और डेली बेसिस या अल्टरनेटिव बेसिस पे उसको डालूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अगस्त या फिर हाफ सितंबर तक ये लॉ पूरा कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पे हम बढ़ते हैं आगे। किसी को अगर ब्रेक लेना है या फिर कुछ पानी वानी पीने जाना है तो आप पॉज करिए वीडियो पर, जा सकते हैं और फिर आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। अभी 25 मिनट की वीडियो हो गई होगी और अभी मैं 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगी, तो आधा घंटा और चलेगी। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करते हैं, सेक्शन 7। तो गाइस हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं, सेक्शन 7। तो यहाँ पे स्टेप्स फॉर इनकॉर्पोरेशन दे रखी है, तो ये हम अभी नहीं पढ़ते हैं, हम अभी नीचे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। ठीक है, तो हम ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बुक जो है वो बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए। और अगर आपको ये हाफ वीडियो दिख रही है, लाइक इतना हिस्सा ही दिख रहा है, अगर आपको ये हिस्सा लाइक आपको नहीं देखना है, सिर्फ मेरी बुक देखो और आपकी बुक देखो। ठीक है, तो हम देखते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग डिक्लेरेशन दैट ऑल सब्सक्राइबर्स हैव पेड द वैल्यू ऑफ शेयर्स अग्रीड टू बी टेकन बाय हिम एंड वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रार ऑफिस हैज बीन इंसर्टेड वाइट सेक्शन 10A। तो ये जो है, ये डिक्लेरेशन जो है मैं आपको बताऊंगी बाद में जब हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन की स्टेप्स देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, अगर आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आएगी तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट है फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। मतलब सबसे पहली स्टेप जो आपको करनी है वो करनी है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको फाइल करना है और इन्फॉर्मेशन जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करनी है। तो डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन, ये 2 चीजें आपको रजिस्ट्रार को क्या करनी है? सबमिट। तो आप इसे मार्क कर लीजिए, फर्स्ट स्टेप है ये। इसके अंदर लिखा हुआ है कि फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड। ठीक है, द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। सो अब क्या क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके मन में सवाल आया होगा। तो ये है कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना है वो रहेगा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ड्यूली साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। मतलब आपको जो कंपनी के आर्टिकल्स रहते हैं, मेमोरेंडम रहते हैं, वो सबमिट करने हैं। सेकेंड चीज है डिक्लेरेशन बाय अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, एन एडवोकेट, अ चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। मतलब ये जो सारे सब्सक्राइबर्स रहते हैं, एक्चुअली ये मेमोरेंडम के क्या रहते हैं? जो एंगेज रहते हैं फॉर्मेशन में। मतलब ये सारे पीपल जो कि फॉर्मेशन में जिन्होंने अपना लाइक योगदान दिया है, उन सारे पीपल से आपको एक डिक्लेरेशन चाहिए। और ये सारे पर्सन जो कि नेम्ड है इन आर्टिकल्स, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, इन सबके आपको डिक्लेरेशन चाहिए कि जो भी रिक्वायरमेंट थी एक्ट की वो सारी हमने फुलफिल करी है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। सेकंड आपको चाहिए एक डिक्लेरेशन जो कि होना चाहिए किनके द्वारा? जिन्होंने कंपनी को फॉर्म करा है और जिनका नाम आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। तो जो कंपनी को फॉर्म करते हैं वो कौन कौन होता है? अपन खुद जो अपन कर रहे हैं, CA, चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट और कॉस्ट अकाउंटेंट। फिर अगले जिनका नाम है आर्टिकल्स में मेंशन्ड, मतलब डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो ऊपर भी था, आर्टिकल्स में भी उसका नाम होता है। तो आप देखो, ये कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, मतलब ये भी रहते हैं। तो एक डिक्लेरेशन चाहिए हमें अपने जो भी नाम है, जिनका भी आर्टिकल्स में, और एक डिक्लेरेशन चाहिए जिन्होंने कंपनी फॉर्म करी। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। थर्ड, एक डिक्लेरेशन चाहिए अब हमें सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम से और द पर्सन्स हु आर नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स। पर ऊपर वाले ये जो थे दो, जो जिन्होंने फॉर्म करी कंपनी और जिनका नाम आर्टिकल्स में, उन्होंने क्या दिया था डिक्लेरेशन के जो भी एक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो हमने फुलफिल करी है। बाकी ये जो सब्सक्राइबर्स जो डिक्लेरेशन देंगे और जो फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये दो पर्सन्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स और
फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये जो डिक्लेरेशन देंगे ये अपने बारे में देंगे, लाइक कि क्या देंगे कि ये जो लोग हैं ये किसी के लिए कॉन्विक्टेड नहीं है ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब ये कोई भी ऑफेंस के काम में शामिल नहीं है। किस मामले में? प्रमोशन ऑफ द कंपनी के मामले में। सेकेंड, ही हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफियंस अंडर दिस कंपनीज एक्ट लॉ ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, मतलब कंपनीज एक्ट के तहत 5 years तक वो किसी भी तरह से गिल्टी मतलब अपराधी नहीं माने गए हैं, उनने से कोई फ्रॉड मिसफियंस वाला काम नहीं किया है। तो ये वर्ड्स आप याद रखो कि क्या क्या बोला उन्होंने, कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस फर्स्ट, सेकेंड फाउंड नॉट फाउंड बीन गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफियंस, थर्ड all the documents filed with the registrar for registration of the company contain information that is correct and complete, मतलब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन फाइल करी है वो करेक्ट है और कंप्लीट है टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव। तो इन लोगों ने 3 डिक्लेरेशन दिए, राइट। फर्स्ट कि वो कन्विक्टेड नहीं है ऑफ एनी ऑफेंस, सेकेंड डिक्लेरेशन कि वो किसी भी तरह से गिल्टी फाउंड नहीं हुए हैं ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफियंस, थर्ड डिक्लेरेशन ये दी है कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो कि फाइल की गई है वो करेक्ट है और बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज तक सही है, ठीक है। फिर फोर्थ चीज उनको बतानी है डॉक्यूमेंट्स में, एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड, मतलब जहां पर उनका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है वो उनको बताना है। फिर उनको बताना है एक पर्टिकुलर्स, नाम, सरनेम, DIN मतलब क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, सॉरी मैंने ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, पहले इस पे जाते हैं। पर्टिकुलर्स, नाम, सरनेम, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, किन सब लोगों का, जो सब्सक्राइबर्स है टू द मेमोरेंडम, मतलब जो पर्सन्स यहाँ पे जिन्होंने डिक्लेरेशन दी थी वो अपना नाम बताएंगे, सरनेम बताएंगे, नेशनलिटी बताएंगे, रेसिडेंशियल एड्रेस बताएंगे और उनका प्रूफ बताएंगे आइडेंटिटी के साथ। फिर पर्टिकुलर्स बताएंगे कौन लोग, जो लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स बोले गए थे, मतलब यहाँ पर जो थर्ड डिक्लेरेशन थी उसमें जो सब्सक्राइबर्स थे और जो फर्स्ट डायरेक्टर्स थे ये दोनों अपना क्या बता रहे हैं, पर्टिकुलर्स, नाम, ये सब बता रहे, नाम, एड्रेस, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ। फिर आता है पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स एज द फर्स्ट डायरेक्टर्स, मतलब उनका इंटरेस्ट बताया जा रहा है कि जिनको हमने फर्स्ट डायरेक्टर्स बनाया उनके इंटरेस्ट के विदिन उनको बनाया गया है इन अदर फॉर्म्स और बॉडी कॉर्पोरेट्स अलॉन्ग विद देयर कंसेंट, उनकी कंसेंट ली गई है टू एक्ट एज अ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, सो क्या क्या हमने पढ़ा, फर्स्ट चीज ही हमने पढ़ी अभी तक, क्योंकि बाकी सारी चीजें लाइक कम ही हैं। अगर आप पीछे देखें तो टोटल 7 इनकॉर्पोरेशन की स्टेप्स होती है, उसमें से अभी तक हमने सिर्फ एक पढ़ी है कि फर्स्ट चीज जो होती है वो फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो फर्स्ट नॉर्मल सी स्टेप आप किसी भी अगर चीज में सोचेंगे तो वो यही होती है कि सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो अपने और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, और कंपनी के केस में इनको देना रहता है हमें रजिस्ट्रार को। पर अब वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे वो हम देखेंगे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने कौन सा देखा था, वो देखा था हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी का। सेकेंड डॉक्यूमेंट फिर हमने देखा है कि डिक्लेरेशन रहती है वो द पर्सन्स बाय हुम द कंपनी इज फॉर्म्ड और जिनका नाम आर्टिकल्स में है। सेकेंड डिक्लेरेशन ये देंगे कि एक्ट के हिसाब से सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की गई है। थर्ड डिक्लेरेशन होगी सब्सक्राइबर्स की तरफ से और फर्स्ट डायरेक्ट सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम की तरफ से, फर्स्ट डायरेक्टर्स की तरफ से। ये लोग क्या देंगे, ये लोग ये डिक्लेरेशन देंगे कि वो लोग कन्विक्टेड नहीं है ऑफ एनी ऑफेंस। सेकेंड चीज वो देंगे कि कोई भी गिल्टी फाउंड नहीं हुआ है ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफियंस। और थर्ड देंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने फाइल करे हैं वो उनके नॉलेज और बेस्ट ऑफ हिज बिलीफ के हिसाब से सही है। तो आप ये मेरे साथ बोलिए लाइक, तो ही आपको याद होगा। फिर फोर्थ देंगे वो एड्रेस अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का। फिफ्थ आएगा पर्टिकुलर्स, नाम, सरनेम और क्या बोलते हैं नेशनलिटी, रेसिडेंशियल एड्रेस, कौन किसका, सब्सक्राइबर्स का। इसको याद कैसे रखोगे, इसका कि जो हमने थर्ड डिक्लेरेशन में जिसका नाम दिया था सब्सक्राइबर, फर्स्ट डायरेक्टर्स, उन दोनों के पर्टिकुलर्स में आएंगे। सो पर्टिकुलर्स, नाम में सरनेम्स, नेशनलिटी, ये सब आएगा, एड्रेस। फिर पर्टिकुलर्स आएगा फर्स्ट डायरेक्टर्स का, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देना पड़ेगा उनको और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। फिर उनका इंटरेस्ट आएगा कि वो इंटरेस्टेड है, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स बने हैं उनकी कंसेंट के साथ, कि उनकी कंसेंट आएगी कि हाँ उनकी कंसेंट है कि वो डायरेक्टर ऐसे एक्ट करेंगे कंपनी का। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप की ओर।
सो हमने फर्स्ट स्टेप में सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब जैसे ही हमने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, सेकेंड स्टेप थी इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो इसमें क्या करना रहता है कि हमें सर्टिफिकेट इशू करना रहता है इनकॉर्पोरेशन का, और ये सर्टिफिकेट इशू होता है हमारे जो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं पहले, उसके बेसिस पर ही इशू सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, अब आती है थर्ड स्टेप। तो हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, हमने सर्टिफिकेट इशू हो गया हमको। अब हमको होगा अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। जैसे एक इंसान को उसका नाम दिया जाता है, वैसे कंपनी को भी उसका नाम दिया जाता है, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे हमारा आइडेंटिटी देता है आधार, तो वैसे ही कंपनी इसका आइडेंटिटी देता है CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। बहुत लोग इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो गलत है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, इसको मार्क कर लो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेकिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, न कि आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये कंपनी को, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि हमारी जैसे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है आधार से, तो वैसे ही कंपनी के लिए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। तो ये हो गई इसकी थर्ड स्टेप। अब हम जाते हैं इसकी फोर्थ स्टेप पर। तो ये है इसकी फोर्थ स्टेप, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब अब आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स इशू करे थे उन सबकी कॉपीज आपको क्या, जो आपने रजिस्ट्रार को सबमिट करे थे, ठीक है ना, तो उन सबकी कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स, आप सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन की कॉपीज आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। जब तक मेंटेन, आपके मन में सवाल आएगा कि कब तक मेंटेन करनी है आखिर, तो कब तक, जब तक कि कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता। तो टिल द इट्स डिसोल्यूशन हमको मेंटेन करनी पड़ेगी। कहाँ मेंटेन, हम हमारे घर पे करेंगे? नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस में कॉपीज मेंटेन होगी। तो ये हो गई फोर्थ स्टेप। तो हम स्टार्टिंग से एक बार बोल लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप थी डॉक्यूमेंट सबमिट करना, उसके अंदर बहुत कुछ हमने पढ़ा था, वो आप रिवाइज करना। सेकंड हमने पढ़ा क्या था, उसको क्या इशू हुआ था, सर्टिफिकेट। थर्ड में हमने पढ़ा कि उसको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है। फोर्थ हमने पढ़ा कि मेंटेन करनी पड़ती है कॉपीज। अब हम फिफ्थ का पढ़ते हैं कि फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो अब आप पूछोगे कि क्या हमें इससे ऐसे कैसे लर्न करना है? सो हाँ, ऐसे कैसे ही इसे लर्न करना पड़ेगा। फर्निशिंग ऑफ फॉल्स, तो फर्निशिंग मतलब उसको फर्निश करना, उसको ऐसा प्रेजेंट करना मतलब, और फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और सप्रेशन, सप्रेशन मतलब दबाना। तो किसी भी मटेरियल फैक्ट जो कि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हुआ था उसको आपने दबा दिया, उसको छुपा दिया मतलब। और फर्निश करी क्या मतलब सही फैक्ट को छुपा कर फर्निश करी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये था ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे तो कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड मतलब ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। और यहाँ पर इनकॉर्पोरेट होना एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब इनकॉर्पोरेशन होना अभी बाकी है। तो ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, तो वही चीज आएगी कि कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन और बाय सप्रेशन एनी मटेरियल फैक्ट। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये क्या था ड्यूरिंग, और ये है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो इसमें दे रखा है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको सेक्शन 447 मतलब ये जो सेक्शन है ये पेनल्टी के लिए फेमस है। मतलब जहां पर भी पेनल्टी आएगी आप लिख सकते हो सेक्शन 447। तो यहाँ पर 447 के विदिन जो भी पनिशमेंट्स रहती है वो सब आपको दी जाएगी। और अगर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो उसके लिए थोड़ा बड़ा स्टेप लिया जाता है। तो क्या करना है कि जो भी प्रमोटर्स रहते हैं और फर्स्ट डायरेक्टर्स रहते हैं जिन्होंने उस टाइम डिक्लेरेशन दी थी, अगर आपको याद हो तो उस टाइम हमने जब ये पढ़ा था, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर जब उन्होंने डिक्लेरेशन दी थी पर्सन्स ने, सो डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स, इन दोनों को क्या होगा सेक्शन 447 के विदिन पेनल्टी दी जाएगी। राइट, तो यहाँ पर ऊपर क्या होगा, सभी को जो लायबल है उनको दी जाएगी सेक्शन 447, और यहाँ पर भी जो लायबल है उनको तो दी जाएगी, पर साथ में किसको, प्रमोटर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स, ये दो नाम आपको याद रखने। एक तरह से इनको ओनर तरीके से आप मान लो कि प्रमोटर्स जो रहते हैं वो और फर्स्ट डायरेक्टर्स, इन दोनों को सेक्शन 447 के विदिन पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, फिर अब हम आते हैं कि ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, ये हो गई हमारी लास्ट स्टेप, हम पढ़ने जा रहे हैं। पर अब आप बोलो कि ट्रिब्यूनल क्या होता है, तो ट्रिब्यूनल दे रखा है हमारी बुक में,
कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब एनसीएलटी, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है कि एनसीएलटी क्या होता है। सो एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये जो रहती है ये काशी जुडिशियल, ये मैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशन मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, आपको इसको लर्न करना है। सो ये जो रहती है काशी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, जो कंपनी एक्ट में सेटअप हुई थी, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। सो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होता है कि अगर आपने अपनी कंपनी ऐसे सेटअप करी है कि फर्निश करी है फॉल्स इन्फॉर्मेशन या फिर सप्रेस करा है कोई मटेरियल फैक्ट, तो उसके विदिन क्या होगा, आपको फ्रॉडलेंट एक्शन के अगर आपने करी तो उसके लिए ट्रिब्यूनल 3 से 5 फीट मतलब जो उनको सही लगे वो कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी। सो ओपीसी में दे रखा है कि 1 पर मेंबर कंपनी होती है, ऑफकोर्स एक ही पर्सन रहता है, प्राइवेट रहता है कंपनी में, प्राइवेट रहता है नेचर। सो हम ऑलरेडी ओपीसी को स्टार्टिंग में इंट्रो में थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो उससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। मैं एक और बार पूरा बताऊंगी आपको। प्राइवेट कंपनी इन नेचर रहती है, मतलब ये एक तरह से पब्लिक कंपनी तो नहीं बोल सकते क्योंकि मेंबर्स की वजह से। सो इसमें बहुत सारे फंक्शंस प्राइवेट कंपनी के रहते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे मार्क कीजिए और याद रखिएगा कि ओपीसी को प्राइवेट कंपनी भी कहा जा सकता है। एनकरेजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोराइजेशन ऑफ बिजनेस, मतलब ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती है। ऑफकोर्स अगर ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट के द्वारा गवर्नमेंट के कहने पर इसलिए लिया गया है, यानी एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, क्योंकि हर कोई अपनी 1 पर्सन कंपनी स्टेब्लिश कर सकता है, उसको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। फिर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स आर सिंप्लीफाइड, यानी कि प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट सिंप्लीफाइड इसलिए की गई यानी कि हर कोई उस पर रीच कर सके। उसके लिए सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, मतलब फीचर्स तो सारे कंपनी के ही रहेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, सब हम इसका वो पढ़ते हैं पूरा इंट्रो, ठीक है। So law with respect to formation of OPC provides that the memorandum of OPC shall indicate the name of the other person। जैसे कि हमने देखा था कि OPC को बताना पड़ेगा कि उसके बाद अगर वो मेंबर जो है उस इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसका, या फिर वो उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद फिर इस कंपनी को कौन संभालेगा, इस कंपनी की लायबिलिटीज को कौन संभालेगा। सो उसको नॉमिनी का नाम देना होगा। Who shall in the event of subscriber's death or incapacity to contract become the member of the company। तो जैसे कि बोल रखा है कि वो मेंबर फिर बन जाएगा, ठीक है। फिर द अदर पर्सन नॉमिनी हु हैज गिवन हिज नेम इन द मेमोरेंडम, तो उसकी रिटर्न कंसेंट भी लेनी पड़ती है, हमने पहले ही पढ़ रखा है। द सेम शैल बी फाइल्ड, मतलब उसको हमें फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। ये पूरा पॉइंट हमने पढ़ रखा है कि उसकी एक रिटर्न कंसेंट लो, उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में फाइल करो। एट द टाइम जब आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स दोगे तो 1 पर्सन कंपनी में उसकी कंसेंट भी उस टाइम पे जाएगी। फिर आता है द मेंबर ऑफ ओपीसी, मतलब जो मेंबर है वो जो मेंबर है प्रेजेंटली वो नॉमिनी का नाम चेंज कर सकता है, पर उसको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि अगर उसका नाम चेंज हुआ तो वो ये मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगा। मेमोरेंडम में अल्ट्रेशन यानी कि ये एक नॉर्मल चेंज है, इसको अल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम नहीं बोलेंगे, एक नॉर्मल सा उसका नाम हटाना रहेगा बस। अब इसमें बोल रखा है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन मार्क इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 पर्सन कंपनी आखिर कौन बना सकता है, कौन कौन एलिजिबल है 1 पर्सन कंपनी बनाने के लिए। तो पर्सन जो होना चाहिए, नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब उसको इंडियन सिटीजन भी होना कंपलसरी है, रेसिडेंट इन इंडिया होना भी कंपलसरी है। ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन, मतलब नेचुरल पर्सन मतलब लाइक ठीक है पर्सन, ठीक है। तो इसी को ओपीसी, और ये कंडीशन ओपीसी के मेंबर के लिए भी और उसकी नॉमिनी के लिए भी है, ये भी याद रखना। अब रेसिडेंट इन इंडिया, इसका मतलब यहाँ पर बता रखा है कि ऐसे पर्सन्स जो कि नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब ऐसे पर्सन्स जो कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से ज्यादा रहे, उन्हीं को रेसिडेंट बोला जा सकता है। A natural person shall not be member of more than 1 OPC at any point of time and the said person shall not be nominee of, मतलब एक पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी का मालिक नहीं हो सकता, कंपनी का नॉमिनी भी नहीं हो सकता, मतलब एक कंपनी का नॉमिनी हो सकता है और एक कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, ठीक है, ये लिमिट है। अब वेयर अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन ओपीसी, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि जहां पर एक नेचुरल पर्सन एक मेंबर, हाँ तो हम ये पढ़ रहे थे कि कोई अगर नेचुरल पर्सन है और वो एक मेंबर है एक ओपीसी का, और अगर एक ओपीसी का वो नॉमिनी है, और अगर उस
मेंबर को अगर कुछ हो जाता है और फिर वो नॉमिनी बन जाता है, मतलब अब क्या हो गया कि वो दो जगह, तो अब उस पर्सन को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। मतलब अब जैसे वो 2 ओपीसी का मेंबर बन चुका है, तो या तो वो इस ओपीसी में रह ले या फिर वो वाली ओपीसी में रह सकता है। ठीक है, फिर आता है कि कोई भी माइनर ओपीसी का ना मेंबर बन सकता है और ना ओपीसी। ऑब्वियस सी बात है कि एक मेंबर और एक नॉमिनी रहता है, तो अगर माइनर बन गया तो वो कैसे चलाएगा, तो नहीं बन सकता है। ठीक है, अब इस कंपनी को कन्वर्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, मतलब ना प्राइवेट कंपनी बन नहीं, ये कंपनी जो है वो सेक्शन 8 वाली कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, लेकिन आप चाहो तो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब कि हमने तो पहले ही पढ़ रखा है कि वो प्राइवेट कंपनी नेचर रहती है, तो ऑफकोर्स प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन याद रखना कि ओपीसी वाली कंपनी कभी सेक्शन 8 मतलब ये कभी भी फॉर्मेशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाली कंपनी के लिए नहीं बना जा सकती। अब आ रही है नेक्स्ट चीज, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब एनबीएफआई वाला बिजनेस ही कैरी आउट नहीं कर सकती। तो ये 2 चीज नहीं कर सकती, तो ये सेक्शन 8 कंपनी नहीं बन सकती और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं बन सकती है। अब ओपीसी जो है वो कन्वर्ट क्या हो सकती है वॉलेंटियरली कभी भी वो चाहे तो नहीं, इसकी भी कंडीशन है कि जब तक उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट से जब तक कि 2 साल नहीं हो जाते तब तक वो नहीं बन सकती है। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि बन सकती है अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर जाता है या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर जाता है, तो इसमें कंडीशन है। और दोनों चीजें आनी जरूरी नहीं है, अगर एवरेज एनुअल टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ऊपर चले गया तो भी 2 साल के पहले कन्वर्ट हो जाओ, और अगर पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 लाख के ऊपर चल जाएगा तो भी कन्वर्ट हो जाओ। तो हमने ओपीसी को क्या पढ़ा, कंक्लूड करते, माइनर नहीं बन सकता, कौन बन सकता है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, 2 साल पहले कन्वर्ट नहीं हो सकती है, लेकिन अगर होना है तो पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख होना चाहिए, एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, और ओपीसी को नॉमिनी का नाम बताना पड़ता है, नॉमिनी का नाम चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर वो नाम चेंज होता है तो वो अल्ट्रेशन तो नहीं कहलाएगा। फिर नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट जो है वो फाइल करनी पड़ती है। तो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, और वो भी पढ़ा था कि अगर वो नॉमिनी है एक जगह का और एक जगह का मेंबर है, लेकिन अब वो दोनों जगह का मेंबर बन चुका है तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी, और अब हम यहाँ पे ये वीडियो कंक्लूड करते हैं। आगे मैं लाऊंगी यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के कुछ के आगे से मैं अगली वीडियो बनाऊंगी, और वो 5-5 पेजेस की बनाने वाली हूँ अब मैं वीडियोस। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वो वीडियोस भी देखना।